तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये 14th लेक्चर होने वाला है। और जो लोगों ने 13th लेक्चर नहीं देखा वो पहले फटाफट से जाके 13th लेक्चर को देख लें, जहां पर हमने बात करी थी मीटर ब्रिज के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पोटेंशियोमीटर के बारे में। क्या है पोटेंशियोमीटर, और आज का लेक्चर जो होगा वो लास्ट भी होने वाला है, इसलिए आप बने रहेंगे इस लेक्चर के साथ, क्योंकि आज हम इसे खत्म करके नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो न्यूमेरिकल का होगा। लेकिन थ्योरेटिकल का जो लास्ट लेक्चर जो आपको आज करना है उसमें एग्जांपल्स भी ट्रीट करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा कि हम लोगों ने मीटर ब्रिज में क्या किया था। तो इसमें काफी हद तक थोड़ी आपको इजी या फिर कुछ हद तक काफी सहूलियत होने वाली है यहाँ पे काम करने में। तो आइए स्टार्ट करें कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअली है क्या, ये समझने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियोमीटर, राइट। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही लग रहा है मीटर, मीटर मतलब तो मेजर करना है, लेकिन क्या मेजर करना है? पोटेंशियो मींस पोटेंशियल मेजर करने की डिवाइस होने वाली है जो ये काम करेगा। मतलब इस सिस्टम का नाम ही पोटेंशियो मेजर करने की डिवाइस है। मतलब इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय व्हिच वी कैन फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल और पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो। अब यहाँ पे बात यह आती है कि ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, ये क्या बात होती है? अभी तक तो हम लोग किसी वायर का सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस निकालते थे, क्या आप ईएमएफ भी निकालेंगे? ऑफ कोर्स निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? अब मुझे बताइए कि अभी तक हमें आज तक ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं मिला कि हम किसी भी ऐसे सेल का ईएमएफ निकाल सके, क्योंकि जैसा ही आप सेल में किसी सर्किट में जोड़ते हो, सेल को सर्किट में जोड़ते ही सेल करंट ड्रॉ कर देता है, और जैसे ही सेल करंट ड्रॉ करेगा तो करंट साइक्लिक लूप से होते हुए वापस से उसी सर्किट से, मतलब उसी सेल से होकर गुजरेगा। जब उसी सेल से जाता है तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव होने की वजह से आप जब भी इसका ईएमएफ निकालने की कोशिश करोगे तो ईएमएफ ना निकल करके उसका टर्मिनल पोटेंशियल निकल जाता है। अब इसी चीज से मुझे बचना है। मैं क्या करूं ऐसा कि मैं उसका ईएमएफ निकाल लूं? एज यू नो कि किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, और मैक्सिमम पोटेंशियल निकालना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और ऐसी कोई डिवाइस हमारे पास नहीं जिससे हम मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल सके। मेरे पास एक है वोल्टमीटर, लेकिन पंगा ये हो गया कि वोल्टमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जैसे ही सर्किट से जोड़ोगे तो एक तो पोटेंशियल ड्रॉप उसमें कर देगा, और जैसे ही सर्किट क्लोज होगी तो करंट ड्रॉ होगी और वो वापस से आपके सेल के अंदर भी करंट ड्रॉ करेगी, जिसकी वजह से सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो जाएगा, फिर से आप ईएमएफ नहीं निकाल पाओगे। तो हमारे पास ऐसा कोई मेथड ही नहीं था जिसके थ्रू हम किसी सेल को सर्किट में लगा भी दें और उसका ईएमएफ भी निकाल लें, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई मेथड है ही नहीं जिसके थ्रू आप ऐसा काम कर सको कि आप सेल को लगा भी दो और सेल से करंट भी ना लो। इसीलिए मैंने ये इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया आपके सामने। अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए। एक्चुअली ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सेल को लगा भी देंगे और सेल से करंट भी नहीं लेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, वही तो हम देखने वाले हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर इज द बेस्टेस्ट ऑपरेटर टू गेट द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। अब यहाँ पे हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब अभी भी अगर कुछ लोगों ने ईएमएफ को नहीं समझा तो मैं बता दूं कि आप कभी भी कोई सेल मार्केट से परचेस करते हो या फिर कोई भी सेल लेते हो तो उसमें वोल्टेज प्रिंटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मार्केट से कोई पेंसिल सेल ले ली तो पेंसिल सेल पे भी वैल्यूज लिखी होंगी। जैसे मान लीजिए लिखा होगा 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट उसका ईएमएफ होगा, लेकिन जैसे ही सर्किट में आप उसे अप्लाई करोगे, लगाओगे, तो तुरंत उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होकर के उसका टर्मिनल पोटेंशियल 1.5 से नीचे आ जाएगा, जैसा कि आपको पहले ही बताया था। नहीं तो पहले उसको देख करके कवर करें। आइए इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लें कि एक्चुअली पोटेंशियोमीटर से हम लोग करने क्या वाले हैं। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस by which we can measure potential difference between 2 points, ये तो काम करेगा ही, ये तो नॉर्मल है, 2 points and EMF of unknown cell।
ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा फंडा है, ये आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल एक्चुअली है ये कैसे काम करेगा। देखिए, मार्केट में आपने कोई दुकान खरीद ली, अब ये दुकान खरीद ली, कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन आपका बिजनेस स्टार्ट करने का मेन मोटो क्या होता है? अर्निंग द मनी, राइट? आपको बिजनेस करना है तो क्यों करना है? ताकि आप अधिक से अधिक मनी अर्न कर सको। ऐसे कोई बिजनेस आप क्यों करोगे जिसमें मनी ना आए? इसी तरह यहां पर भी वही काम है। अगर मैं किसी सर्किट को यूज कर रहा हूं तो सर्किट को यूज करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूं? ईएमएफ पता करना चाहता हूं। लेकिन ईएमएफ कैसे पता करें? तो आपने पैसे अर्न करने के लिए क्या करा? बिजनेस करा। अब जितना बड़ा बिजनेस होगा आप उतना ज्यादा अर्निंग करोगे, राइट? ऐसा ही कुछ होता है। सिंपली यहां पर भी वही काम करना है। आप इसमें जितनी बड़ी लेंथ लोगे, अभी लेंथ क्या होता है मैं बता दूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि इसमें भी एक लंबी सी ह्यूज लॉन्ग वायर होती है। यहाँ पे जो लॉन्ग वायर होता है वो पिछले वाले जो मीटर ब्रिज पढ़ा था उस लॉन्ग वायर से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जब आप मीटर ब्रिज पढ़ते थे ना, वहां पर जो मीटर जो स्केल लगा था वो इसीलिए लगा था ताकि आप 1 मीटर के जो लॉन्ग वायर की मेजरमेंट कर सको। यहां पर भी 1 ही मीटर का स्केल लगा रहता है, लेकिन वायर जो है 4 to 12 मीटर के अप्रोक्सीमेट लगे होते हैं, राइट? यहां पे 4 to 12 मीटर का क्यों होता है उसी का अभी हम लोग समझ जाएंगे, डोंट वरी, लास्ट में समझेंगे, वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। जहां पे जितना लंबा वायर होगा, वायर की लेंथ ये डिसाइड करती है कि हम किसी भी सेल का पोटेंशियल कैसे मेजर करें। नहीं समझे? ऐसे समझिए कि मार्केट में आप कोई फल लेने जाते हो, फ्रूट्स लेने जाते हो, तो सबसे पहले आपने फ्रूट्स तो बहुत सारे देख लिए, लेकिन आपका टारगेट क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर ही फ्रूट चाहिए। मान लो कि अगर किसी शॉपकीपर के पास 5000 फ्रूट्स है, तो आपको 5000 फ्रूट्स तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए 2000 फ्रूट्स। अब 2000 फ्रूट्स के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? एक फ्रूट की प्राइस पूछोगे, और जैसे ही एक फ्रूट की प्राइस मिल जाती है तो आप 200 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपली इसी प्रिंसिपल पे यहां पर भी काम होता है, किसमें? आपके पोटेंशियल मीटर में, राइट? तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इसकी प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के अंदर में कैसे काम करना है आप ये ध्यान से समझिएगा। अब आपने इसमें भी वायर यूज करना है। मैंने क्या बोला? 4 to 12 मीटर का वायर यूज करना है। अब यहां पर भी बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग कैसे? वही जीरो डिफ्लेक्शन की बैलेंसिंग होती है, और जॉकी को तब तक स्लाइड करते रहेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि तब तक स्लाइड करते रहेंगे जब तक कि जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिल जाता। जैसे ही जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा तो उस लेंथ को मेजर कर लेते हैं, और यही लेंथ डिसाइड करता है कि आपका उस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। क्यों? अब पोटेंशियल ड्रॉप की कहानी क्या है? अब वायर तो यूज कर रहे हो तो हर वायर की अपनी क्या होगी? अपनी रेजिस्टेंस होगी, और उसी रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और एक्चुअली वही पोटेंशियल ड्रॉप हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो लेंथ ही आपका मेन टारगेट है, और लेंथ आपको हेल्प करेगा क्या निकालने के लिए? पोटेंशियल निकालने के लिए। तो अगर मैं इसमें लिखना चाहूं कि ये किस तरीके से काम करता है, तो आप कहोगे कि इट बिलोंग्स टू लेंथ ऑफ द वायर। इट बिलोंग्स टू लेंथ ऑफ द वायर। जो वायर आप यूज करोगे, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा आपका उस सेक्शन के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। ओके, ये तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर इज डायरेक्टली proportional to length of wire, राइट? अब यहां पर अब इस बात को ध्यान में रखिए कि लेंथ ही हमें हेल्प कर रहा है। अब हम इसके स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लें। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? आइए, कंस्ट्रक्शन की बात करूं मैं, तो मैं बता दूं कि मैं जो कंस्ट्रक्शन यहां पे आपको दिखाऊंगा वो बड़ा ही सिंपल होगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो कंस्ट्रक्शन होगा थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी समझ लेंगे। बट पहले सिंपल कंस्ट्रक्शन से क्लियर करें कि हम इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे कि नहीं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? एक लकड़ी का कार्डबोर्ड होता है। लकड़ी का कार्डबोर्ड की जो वाइड होती है वो कम से कम 20 इंचेस के आसपास होती है, 20 इंचेस टू 25 इंचेस के आसपास। और यहां पर वैसे ही एक स्टैंडर्ड सेल की जरूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड सेल ही हेल्प करेगा किसी अननोन सेल को निकालने में। आप जरा बताइए कि आपको किसी से पढ़ना है तो मेक श्योर कि आपसे उसको ज्यादा आना चाहिए। अगर वो ज्यादा जानेंगे तभी आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाएंगे। यहां पर भी वही है। अगर आप किसी अननोन सेल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप उसे किसी स्टैंडर्ड सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड सेल जिसकी ईएमएफ वैल्यू आपको पता होगी, तो साथ ही उसका वोल्टेज या ईएमएफ आपके अननोन सेल से मेक श्योर ज्यादा हो, राइट? यहां पर आपने एक की लगा रखा है ताकि एक्टिव कर सके। यहां पे आप एक रियोस्टेट लगा सकते हो ताकि
आप पोटेंशियल को मैनेज कर सके इसे। ये स्टैंडर्ड सेल ऑफ कोर्स ई है, कैपिटल ई लिख रखा है। यहां पर एक लॉन्ग वायर यूज होता है बच्चों। ये लॉन्ग वायर आपको पता है किसका यूज होता है? आपको याद होगा किसका, बताएं? ये यूज होता है कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन। क्यों? मैंने बताया था क्योंकि इसकी अल्फा वैल्यू क्या होगी, काफी कम होती है, जिसकी वजह से हम इसे यूज करते हैं ताकि इसकी यूनिफॉर्मली वैल्यू बनी रहे। अब यूनिफॉर्म वैल्यू बने होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो यूनिफॉर्म ही रहता है। अब ये कॉन्स्टेंटिन ऑब्लिक या और मैग्नीन यूज करते हैं, राइट? मैग्नीन ये मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छी बात। अब यहां पर इस दो पॉइंट के बीच में अब हम एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं और यहां पर एक अननोन सेल को अटैच कर देते हैं। ये अननोन सेल, हर सेल के साथ अपना रेजिस्टेंस आता है, तो इसके साथ भी अपना रेजिस्टेंस होगा। ओके फाइन। अब ये आगे ला करके आपने एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर आप देखे भी हो लास्ट लेक्चर में। अब इसे ला करके एक जॉकी के थ्रू कनेक्ट कर देते हो, किससे? किसी पॉइंट पर। अब ये पॉइंट फिलहाल ए बी पर किसी एक पॉइंट पर है। यहां पर एक अननोन सेल हो गया। इस अननोन सेल को आपने यहां पे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका अपना रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स होगा। यहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, यहां पे जे के साथ आपने ओवर द वायर ये जो कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का वायर है उसके ऊपर टच करा दिया। एक्चुअली लैब में आप जब देखोगे ना, लैब में जाकर के, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, तो ये पिक्चर में जो आप देख पा रहे हो ये ए बी जो है वो काफी ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड कहने का मतलब कि यहां पर कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से लेफ्ट राइट आपके बने हुए, जिससे हमें क्या करना होता है कि लॉन्ग वायर कितनी दूर तक जाएंगे आप, तो उसको फोल्ड करके इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है ताकि फायदा ये मिले कि आप छोटे से साइज में आप बड़े से लॉन्ग वायर को एडजस्ट कर सके, राइट? ये समझ में आ गई बात? ओके फाइन। अब ये आपका रियोस्टेट हो गया बच्चों, ये आपका K1 हो गया, और यहां पर भी आप एक की लगा सकते हो जिसको आप K2 नाम दे सकते हो। अब ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पोटेंशियोमीटर कहलाता है। बात सही है? अब स्टार्ट करें आगे, और कैसे ये फंक्शन काम करेगा अब वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरा ऑपरेटर्स में यहां पर तो आपको मेटल की या फिर आप कह सकते हो कॉपर की शीट्स लगी रहेंगी, जिससे आप कम से कम पोटेंशियल ड्रॉप करो। स्टैंडर्ड सेल, की, रियोस्टेट, वायर, अननोन सेल, जॉकी, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और फिर उसके बाद इस जॉकी को हम एबी पे स्लाइड कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे के बाद अब हम वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं बच्चों। वर्किंग प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन आई होप आप लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन मैंने जो बोला है उसी को बस आपको लिखना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे कंस्ट्रक्शन तो ये डायग्राम मेंशन कर देंगे, और थोड़े बहुत वर्ड से आप इसको क्लियर कर लेंगे कि देयर आर स्टैंडर्ड सेल कनेक्टेड विद द रियोस्टेट एंड अलोंग विद द लॉन्ग वायर अबाउट 4 to 12 मीटर long wire AB which is made up of constitutor or magnet, whereas the point A is connected with the unknown cell along with the galvanometer and a टेंजेंट जॉकी। टेंजेंट जॉकी कहने का मतलब कि या फिर स्लाइडिंग जॉकी कह लीजिए, इट कैन बी स्लाइड ओवर द वेव। याद रखेंगे। अब बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो स्टार्टिंग में देखिए कि आप यहां पर एक अननोन सेल ले रखे हो। अननोन सेल की ईएमएफ वैल्यू जो भी मैंने क्या बोला स्टैंडर्ड सेल से कम होगी। आप यहां पर स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू जो है वो वीक है, कम है, और यहां पे वायर भी आपने कम लगा रखा, मतलब कम पॉइंट पे टच करा के रखा है। अब व्हाट एवर इट इज, ये हो सकता है L1 है, ये छोटे से लेंथ है। अब ये सेक्शन और ये सेक्शन ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पर लेंथ छोटी है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी वीक होगा, क्योंकि ये सेक्शन और ये सेक्शन आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों आपस को में बैलेंस करना चाहेंगे। तो इसके लिए ये सेल क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, करंट कंट्रीब्यूट करेगा, और ये भी करंट कंट्रीब्यूट करेगा। इसके हाई पोटेंशियल को हम यहाँ से ड्रॉप करके इसके कंट्रीब्यूट करने लायक बना लेंगे, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि क्या ये सेल करंट ऊपर की ओर भेजेगा? तो बिल्कुल करेक्ट है, ये करंट ऊपर की ओर मतलब क्लॉकवाइज में ही ड्रॉ करेगा। क्यों करेगा क्लॉकवाइज में ड्रॉ? अब वो समझते हैं। जरा सोचिए कि आप मार्केट में जाते हो, राइट? मार्केट में गए और आपके बड़े भाई के पास आपके कुछ पैसे हैं ताकि वो आपको शॉपिंग करा सके। ओके, उसके पास अपने भी पैसे हैं, आपके भी पैसे हैं, 200 रुपए वो आपका पैसा रखा हुआ है। मार्केट में आप कोई सामान लेने जाते हो, और जैसे ही आप लेने जाते हो तो हुआ क्या कि अब आपके गार्जियन ने कह दिया कि जाओ उसको सामान दिला दोगे, तो 200 रुपए आप रखे हुए अपने छोटे भाई के लिए। अब छोटे भाई के लिए कोशिश क्या करोगे कि आप 200 से कम का सामान लो, 200 से ज्यादा का सामान लो, या फिर 200 का ही लो। अगर मान लो आप 120 रुपए का सामान लेते हो, तो 120 लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसके पैसे से दे दोगे और उसका कुछ पैसा बचेगा भी, उसको आप अपने में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, क्योंकि आपने उसको तो सामान दिला दिया। 120 रुपए का सामान दिला, 80 बचा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये वायर छोटा है,
है। अगर मान लीजिए प्राइस वैल्यू कम है उस प्रोडक्ट की, मतलब ये वैल्यू कम है, तो इसके लिए ये सेल भी अपना प्राइस कंट्रीब्यूट कर सकता है उसमें। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये उस समय ज्यादा था आपके प्रोडक्ट के प्राइस से, मतलब इस लेंथ के पोटेंशियल ड्रॉप से, इसलिए इसने कंट्रीब्यूट कर दिया, इसने भी कंट्रीब्यूट कर दिया, ताकि आपस में क्या हो जाए, ये बैलेंस हो जाए। ओके, पहले केस में अब ये करंट यहाँ पे आएगा, ये दोनों करंट यहाँ पे I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, दोनों यहाँ पे एडजॉइन होंगे, लेकिन यहाँ से ये करंट अपने लूप में वापस आ जाएगा और इस तरीके से करंट का जो डायरेक्शन आप इसमें डिटेक्ट करोगे ये क्लॉकवाइज, मतलब जो करंट है ऊपर से नीचे की ओर आएगा और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये इस तरीके से लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखेंगे आगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊं और इस पॉइंट पे टच करा दूं, अब यहाँ पे क्या होगा? अब बताइए अब क्या होगा? अब प्रोडक्ट जो है आपको 120 के जगह पे आपने मांग लिया उससे 240 रुपए का प्रोडक्ट मान लिया, तो ऐसे केस में वो आपके पैसे को तो यूज करेगा ही करेगा, साथ साथ अपने पास से भी उसे 40 रुपए मिक्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी समझिएगा, ये आपका भी बड़ा वाला भाई है, यही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे अब करंट आया और इस तरीके से यहाँ पर अब देखो दोनों तरफ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस वाले में कंट्रीब्यूट करेगा ये करंट, इसमें ज्यादा लेंथ है इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। इस पोटेंशियल ड्रॉप को मैनेज किसको करना है? इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है तो इसको भी कुछ देना होगा, राइट। अब उसके लिए तो 200 रुपए थे, अब आपको और भी पैसे किससे लेने पड़े? उस बड़े भाई के अपने बजट से, अपने पॉकेट मनी से गए। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बड़ा भाई कौन है? अननोन सेल, ये ईएमएफ है और ये आपका स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल इसको तो पोटेंशियल ड्रॉप देगा ही, साथ साथ इसको भी देगा, ताकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बैलेंस हो और ऊपर वाले के साथ बैलेंस हो जाए। तो ऐसे केस में करंट का डायरेक्शन देखिए दो पार्ट में डिवाइड हुआ और ये आगे जा करके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, फिर अपने रूट में चला जाएगा। ऐसे केस में जो डिफ्लेक्शन होने वाला है वो राइट साइड होगा और ये जो नेक्स्ट डिफ्लेक्शन है वो हो गया राइट साइड, मतलब कि एंटी क्लॉक की वजह से नीचे से ऊपर की ओर। तो ये नीचे से ऊपर बच्चों और ये ऊपर से नीचे की ओर, अप टू डाउन, ये डाउन टू अप हो गया। अब एक मुझे केस बताइए कि आपने देख लिया कि एक केस में आपका लेफ्ट डिफ्लेक्शन, एक केस में आपने राइट डिफ्लेक्शन देख लिया, अगले केस में क्या होने वाला है? ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आप इसको यहीं पर किसी एक पॉइंट पर टच करा दो, इनके बीच में कहीं किसी पॉइंट पर जे पर। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होने वाला है? मुझे बताएं कि जैसे ही आप यहाँ पे टच कराते हो, मान लीजिए प्रोडक्ट आपने 200 का ही मान लिया, तो आपका ही जितना पैसा था जो उसके पास पड़ा हुआ था वही वो क्या करेगा? प्रोडक्ट लेने में खर्च कर देगा, एक्सपेंस करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे केस में अब यहाँ पर इतने लेंथ को बैलेंस करने के लिए इसने वोल्टेज दे दिया। इसके पास कितना था? इसके पास जो भी ईएमएफ था, अब ना देखो ये लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के पोटेंशियल ड्रॉप के अगर इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे केस में इस सेल को एक्स्ट्रा करंट ऊपर नहीं भेजना है, ना इस सेल को, इस करंट को कुछ अलग से करंट भेजना है। इसका मतलब इसका ईएमएफ और इस पॉइंट ए टू जे का पोटेंशियल ड्रॉप, ये वैल्यू, और इसका जो पोटेंशियल है इस समय आफ्टर द, यहां से पोटेंशियल ड्रॉप के बाद आफ्टर द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द रियोस्टेट, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। ऐसे केस में सेल को करंट भी नहीं भेजना पड़ा और इस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब ये हो गया बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन या नल डिफ्लेक्शन के केस में आपका एजे का पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअली इस समय ईएमएफ के इक्वल होगा। अगर मुझे एजे की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि मैं पता कर लूंगा, तो एजे की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, तो वही एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस आपके सेल का ईएमएफ भी हो गया। बढ़िया है ना? हमने सेल से करंट भी नहीं लिया और सेल का ईएमएफ भी फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे बताएं कि सेल का करंट यहाँ पर कांस्टेंट है, इसने इसको भेजा नहीं, तो इसका करंट कहां चला गया? इस वाले लूप में, मतलब इस वाले वायर में। इस वाले वायर में सारे वायर ने इस सेल के ईएमएफ को यूज किया है। कैसे यूज किया? पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए। तो सीधा स्टेडी करंट यहाँ पे फ्लो किया और स्टेडी करंट कहां फ्लो कर रहा है? across the wire AB। याद रखिएगा ये इसका प्रिंसिपल भी है, whenever the steady current passes through the unifier, the potential drop across the wire is equal to the EMF of unknown cell। इसी चीज को लिख लेंगे, when steady current passes through the uniform wire, then potential, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप across the wire in the case of, या in the condition of null deflection,
null deflection in galvanometer is equal to the EMF of unknown cell. It is equal to the EMF of unknown cell, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई कि ऐसे केस में ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है सेल के ईएमएफ के इक्वल हो गया। अब मैं इसको आगे ऊपर लिख सकता हूं, ऊपर का थोड़ा इरेज कर दें। तो देखिए बच्चों यहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे ये वाला पॉइंट जो नल पॉइंट है इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ अननोन सेल जो कि क्या है E है, राइट। तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू V जो कि इक्वल होगा, और V की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो V की वैल्यू आप निकाल पाओगे। देखिए यहां से यहां तक का आपको केवल पोटेंशियल चाहिए क्योंकि यही पोटेंशियल आपका सेल के ईएमएफ के इक्वल है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर की वैल्यू पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो इस पर्टिकुलर सेंटीमीटर पर, और इस पर्टिकुलर सेंटीमीटर पर निकालकर इतने पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज L, वेयर K इज पोटेंशियल ड्रॉप across the वायर। ये वायर कौन सा वायर है बच्चों, वायर AB है, ध्यान दीजिएगा ये पूरे वायर में पोटेंशियल ड्रॉप है, तो इसलिए हम K इज इक्वल टू फाइनली लिख सकते हैं कैपिटल E अपॉन L। ओके, तो ये K की वैल्यू हमें हेल्प करेगी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालने में, मतलब ये आएगी वोल्ट पर सेंटीमीटर में, और ये वोल्ट पर सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर में अगर 2 वोल्ट का ड्रॉप है तो 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, राइट। ऐसा ही कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप E इज इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ E बाई L इनटू स्मॉल l। कैपिटल L क्या है, जो कि लेंथ होने वाली है। अब मुझे यहाँ पे देख करके बताइए आप कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ देखिएगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी ये जितनी ज्यादा, उतना ही एक्यूरेट वैल्यू, ये ज्यादा होने से इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल वैल्यू ज्यादा आएगी। आप जरा सोचिए, आपने कभी पढ़ा होगा कि 0.1 और 0.01 में मोर एक्यूरेट कौन है, ऑफ कोर्स 0.01 इज मोर एक्यूरेट, मोर करेक्ट वैल्यू देता है ये 0.01 डबल डिजिट वैल्यू है डेसिमल के बाद। इसी तरीके से यहां पर भी है कि जितनी बड़ी लेंथ यूज करेंगे आप उतनी ही डेसिमल वैल्यू ज्यादा आएगी, और जितनी डेसिमल वैल्यू ज्यादा होगी आपकी जो वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो make sure कि the accuracy or sensitivity of the potentiometer is all belongs to length of wire। ये वायर की लेंथ बड़ी रखी जाती है, 1 मीटर तो नहीं रखेंगे, मैंने क्या बोला 4 to 12 मीटर इसकी बाउंड्री है। जो लैब में आपको मिलेगा वो हो सकता है 6 मीटर हो, 7 मीटर हो, 8 मीटर हो, लेकिन आपको इस तरीके से लैब में मिलेगा। और लैब में जो भी मीटर मिलता है, मान लीजिए आपसे कभी प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए कि the long wire using into the potentiometer, it ensuring that the accuracy of the potentiometer increases। okay, remember that। अब यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई, hence the sensitivity of potentiometer belongs to the length of wire। ठीक है, तो याद रखिए कि जितना ज्यादा लॉन्ग वायर उतनी ज्यादा सेंसिटिव होगी आपकी पोटेंशियोमीटर। इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने पोटेंशियोमीटर को क्लियर कर लिया। आप किसी भी लेंथ के लिए इसको सॉल्व करेंगे, मेक श्योर कि नल डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। इसके 2 एप्लीकेशन, आइए फटाफट से देखते हैं। तो चलिए जानते हैं फटाफट से पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस। तो मैं बता दूं बच्चों कि पोटेंशियोमीटर के 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को हमको डील करना है। देखिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इसका वो तो ये है कि अगर हम 2 अननोन सेल्स मेरे पास है तो दोनों की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरा है कि किसी अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी पिक आउट कर सकते हैं। ये दोनों ही अपने आप में बड़े काम है जो कि हम पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि कैसे हमें कंपेयर करना है। देखिए कंपेयर आप कैसे करते हो, जैसे राम और श्याम की
की एज कैसे कंपेयर करोगे, राम और श्याम की एज को कंपेयर करने के लिए रेशियो का इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर मेरे पास दो अननोन सेल है तो उससे भी हम कंपेयर कैसे करेंगे, उसका रेशियो निकाल करके। तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो अननोन सेल है E1 एंड E2 और दोनों को हमने पोटेंशियोमीटर में इस तरीके से पैरेलल में अटैच कर दिया है। देखिए तो पहला तो आप देख ही रहे हो उसके दो एप्लीकेशन, पहला हमने लिख रखा है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ अननोन सेल और यहाँ पे दूसरा क्या है, टू नो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल। ऑफ कोर्स आइए पहला डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो पहले वाले केस को सारे इसी तरीके से हमने बना रखा है, बस यहाँ दो जो सेल है वो एक सेल को रिप्लेस कर देते हैं। एक सेल जहां पे लगा था वहां पे मैंने पहले दो सेल लगाए हैं, दो कीज लगे हुए हैं और उसी सेल को हमने यहाँ पर एक ही गैलोमीटर से दो अलग अलग सिचुएशन में जोड़ रखा है। गैलोमीटर एक है, अलग अलग नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो फर्स्ट केस में आते हैं। पहले आप इसको डिसमिस कर दीजिए, मतलब इसको सपोज नहीं करेंगे। तो पहले आप एक काम करेंगे, आप K1 को ऑन करेंगे। ऑन करने का मतलब आप यहाँ से अलाउ करेंगे करंट और उस समय K2 को ऑफ करेंगे। तो इस केस में व्हेन K1 ऑन एंड K2 ऑफ, ऐसे केस में आपका E2 जो है वो एक्टिव होगा ही नहीं। जब E2 एक्टिव होगा ही नहीं तो उसका आप कभी भी ईएमएफ नहीं निकाल सकते। तो इसको स्लाइड करेंगे। कब तक स्लाइड करेंगे, जब तक कि आपको J1 एक पहली पोजीशन में मिल जाए जहां पर आपको बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। और बैलेंस पॉइंट कितना मिलेगा, ऑफ कोर्स 0 मिलेगा। तो सपोज दैट ये आपको बैलेंस पॉइंट मिला कितना, L1 पर बैलेंस मिल गया। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ईएमएफ निकालिए इस सेल का, तो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, K L1, ओके, इजीली निकल गया। कैसे, अभी भी आपने सीखा कि K क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर, क्योंकि वायर आपने बदला नहीं है, सिस्टम वही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप वही रहेगा। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट है, तो वो तो फिक्स रहेगा ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होता। तो K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो चेंज होगा नहीं। अगेन अब मैं आपसे क्या पूछूंगा, अब मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको आप ऑफ कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए। तो K1 ऑफ एंड K2 ऑन। ओके, अब K2 ऑन हुआ। K2 ऑन होने पर E2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, KL2, राइट। E2 इज इक्वल टू KL2। अब E2 इज इक्वल टू KL2 में अगेन K आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है और L2 आपकी नई पोजीशन है और वो मान लीजिए L2 जो है यहाँ पर बैलेंस हो जाता है यहाँ पर इतनी डिस्टेंस पर। अब इस केस में क्या करेंगे बच्चों, दोनों को कंपेयर करने के लिए E1 अपॉन E2 कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा K L1 अपॉन K L2, फाइनली K कैंसिल, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, राइट। तो दिस इज द फाइनल कंपैरिजन रेशियो। अब मुझे मान लीजिए यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट मिल जाता है और दूसरे केस में जब मैंने इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, मतलब E2 को ऑन कर दिया, तो ऐसे केस में इसका जो बैलेंस पॉइंट मुझे मिल गया वो मिल गया 40 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, इसका रेशियो मिल जाता है E1/2, L1 L2 की वैल्यू रख देंगे तो मुझे मिल जाएगा 3:4। ओके, समझ में आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, बस इजीली सेल लगाया और पिक आउट कर लिया इसका रेशियो। नाउ अब मुझे अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए डायग्राम तो वैसे ही बनेगा जैसे आपने अभी सीखा और यहाँ पे आपने की लगा देना है। ये आपका क्या है, रियोस्टेट है ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपने एक लॉन्ग वायर यूज कर रखा है। लॉन्ग वायर आपको पता ही है कितना लॉन्ग मैंने बताया था, अबाउट 4 to 12 मीटर। अब ये यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल रखा है, की रियोस्टेट लगा रखा है आपने। इसके अलावा नीचे क्या लगा रखा है, नीचे आपने एक सेल लगा दिया जिसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही ऑफ कोर्स, और इसके अलावा आपने आर बॉक्स भी लगा रखा है। ये आर बॉक्स है कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आप इसको यूज करोगे अभी, और इसको आगे आपने यहाँ पे अटैच कर दिया। इसके साथ यहाँ पे आपने की और इसके साथ यहाँ पे आपने की लगा रखा है, की K1 और की K2, और इसको ला करके गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये अटैच कर रखा है, ये गैल्वेनोमीटर। ओके, और ये गैल्वेनोमीटर की कोई पोजीशन होगी J। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास सारा डायग्राम यहाँ पे है। अब यहाँ पे आर बॉक्स क्या कर रहा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि आर बॉक्स क्या कर रहा है। यहाँ पे ये आपका एक अननोन सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है इसलिए बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर ही है और इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग आज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ईएमएफ को ऑन करना होगा, मतलब K1 को ऑन करना होगा। जब K1 ऑन करोगे और K2 को ऑफ कर दीजिए तो सेल जो है करंट ड्रॉ करने के लिए फ्री हो गया, लेकिन नीचे कभी नहीं जाएगा। आपको पता है ना, करंट कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहता, मतलब सुसाइड वो क्यों करेगा। जहां पे सर्किट खुली रहती है कभी करंट वहां पास नहीं होता, तो नीचे कभी करंट पास नहीं होगा, मतलब इसको अलाउ केवल मिलेगा इस वाले रूप से, इसी रूप से करंट जा सकता है। और इसको आपने स्लाइड कराया, कब तक स्लाइड कराएंगे, जब तक कि आपको बैलेंस पॉइंट ना मिल जाए। नाउ अब मैं बात करूं एट K1 ऑन एंड
K2 ओपन, ये ओपन है। ओके, इस केस में आपको क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू K L1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 डन। सिंपली अब आपको क्या करना है, K1 को आपको ऑन रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको सेल को तो एक्टिव करना ही है ना, क्योंकि सेल का इंटर रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, K1 को ऑन रखना है। अब K2 को भी ऑन कर देना, मतलब इन दिस केस अब आपको क्या करना है, K1 एंड K2 बोथ ऑन, ठीक है, ऑन, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि क्लोज कह लो, क्लोज्ड, बोथ क्लोज्ड। तो क्लोज होने का मतलब अब यहां से करंट तो अलाउ हो गया। अब ये आर को एक्टिव करने के लिए करंट तो चाहिए था, लेकिन ऐसे केस में हुआ क्या कि करंट इसी लूप में मूव करेगा और ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर ब्लॉक करेगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि ये पोटेंशियल इक्वल होगा तो करंट ऊपर जाना वैसे ही बंद कर देगा। तो आप इसको स्लाइड कराएंगे, अब इसको स्लाइड कराएंगे तो आप नई पोजीशन मिलेगी। सपोज दैट कि जो नई पोजीशन मिलेगी, क्योंकि अब करंट यहां भी जाएगा आगे भी जाएगा, तो काफी वोल्टेज तो यहीं पे कम हो गया, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए लोकेशन भी छोटी हो जाएगी। अब इस बारी मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे, और ये पॉइंट है J2। पहले ये कहां पे बैलेंस होता था, L1 पे, अब ये बैलेंस कहां हो रहा है बच्चों, L2 पे। ओके, बात समझ में आई। पहले ज्यादा लेंथ पर बैलेंस होता था, अब छोटी लेंथ पर बैलेंस हो रहा है। रीजन फॉर दैट, क्योंकि लेंथ इसलिए छोटी होगी, काफी पोटेंशियल तो यहीं पे ड्रॉप होगा, तो अब बैलेंस करने के लिए हमें लेंथ भी छोटी चाहिए होगी, तो छोटी लेंथ पर बैलेंस हो रहा है। इस केस में अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस तो कर लिया, करंट ऊपर तो जाना बंद हो गया, लेकिन करंट इस लूप में चलता रहेगा। रीजन फॉर दैट, क्योंकि ये लूप आपने अलाउ कर रखा है, ऊपर नहीं जाएगा, ये लूप अलाउ कर रखा है, इसमें जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आर एक्टिव है। इस केस में जो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आर एक्टिव है ना, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो होगा K L2, राइट। अब ये जो ये लोग आपस में क्या है, ये आपस में भले सीरीज में है, लेकिन ये पूरा सेक्शन इसके साथ तो पैरेलल में है, तो ऐसे केस में इस पूरे का जो वोल्टेज होगा इसके साथ पैरेलल होने की वजह से इसका वोल्टेज होगा V K L2, वही सेम नीचे वाले का भी होगा, मतलब नीचे वाले सेक्शन का। अब आपको क्या करना होगा, जैसे कंपेयर करते हो वैसे ही कंपेयर कर दीजिए, E1/V, या फिर E यहाँ पे सपोज कर रखे हो तो E1, आप इसको ना E सपोज कर लीजिए, इससे बेटर फील करोगे आप। ये इसको आप E सपोज कर लीजिए, और इसको आप स्टैंडर्ड बैटरी या स्टैंडर्ड सेल को B से सपोज कर सकते हो। तो ये आपका अननोन सेल E हो गया, ये हो गया V, टर्मिनल पोटेंशियल। अब मैं यहाँ पे इसको कर दूं, इससे आप थोड़ा सा क्लियर कर लोगे। तो नाउ अब आप लिख सकते हो E/V इज इक्वल टू L1/L2। इक्वेशन नंबर हो गया आपका व्हाट, इक्वेशन नंबर इसको पहचान रहे हो, इसका नाम दे दीजिए आप 1 दे दीजिए यहाँ पे फिलहाल के लिए। सिंस आपने क्लास किया है, आपने V, R और I के बीच में एक रिलेशन निकाला था, वो भी आपको पता होगा। सिंस वी नो दैट, क्या हम जानते हैं पहले से, अरे हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग को जगह जगह पे अपनी जानकारी दिखानी पड़ती है, यहाँ पर भी हमें दिखानी पड़ेगी। अब वो जानकारी क्या है, शायद आपको याद हो तो ठीक, R इज इक्वल टू हमने बता रखा है पहले का E/V-1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ करता था, और ये हमने पहले कर रखा है। तो यहाँ E/V को आप रिप्लेस कर दीजिए, और R को तो आप पहचान ही रहे हो, ये आपका एक्सटर्नल लोड है, और यहाँ पे एक्सटर्नल लोड कौन है, R बॉक्स याद है ना, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो उसमें फिक्स होता है उसको हम पिक आउट करते हैं। यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, ये पोर्शन देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है। अब यहाँ स्मॉल r इज इक्वल टू लिख सकते हैं E/R के जगह, E/V के जगह पे L1/L2 -1 into R। ओके, फाइनली आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपने, L1 - L2/L2 into R। ओके, और R आपका क्या है, ऑफ कोर्स लोड रेजिस्टेंस है, जो भी आपने लोड अप्लाई किया है। तो फाइनली इस तरीके से आप किसी भी पोटेंशियोमीटर में लगे हुए अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पिक आउट कर सकते हो। है बेटर तरीका। इस तरीके से आपने पोटेंशियोमीटर आज कंप्लीट कर लिया, इसके दोनों एप्लीकेशंस भी समझ लिए, कैसे करना है इसी तरीके से आप करेंगे। एक बार आपने K1 ऑन किया, एक बार आपको दोनों ऑन करना था, और ये हुआ आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन समाप्त। अब मैं बात करूं कि इसमें छोटी छोटी बातें और है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कुछ एनर्जी वगैरह पूछा जाता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डोमेस्टिक यूनिट ऑफ आर, और इसके अलावा एक छोटी सी बात और कि व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। आइए उसको भी फटाफट से समझ लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने कर लिया पोटेंशियोमीटर को एंड। अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर छोटे छोटे नोट पॉइंट है, जिसको हम लोग आज फटाफट से इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है हीट प्रोड्यूस ड्यू टू करंट इनटू द
पर्टिकुलर सर्किट। अगर हमारे पास कोई डोमेस्टिक सर्किट है या कोई फिलामेंट है, उस फिलामेंट में हम करंट यूज कर रहे हैं, तो ड्यू टू करंट हीट तो प्रोड्यूस होगी। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इनटू द गिवन फिलामेंट, गिवन सर्किट, गिवन अप्लायंसेस, व्हाटएवर इट इज। तो यहाँ पे आइए हम हीट प्रोड्यूस करेंगे ड्यू टू करंट, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। सिंपली आपने क्लास 10th में इसको पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि आपने क्या पढ़ रखा था। आपको याद होगा कि जूल्स इफेक्ट आपने पढ़ा था। जूल्स इफेक्ट इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा H जो है वो कुछ फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल फॉर I स्क्वायर के करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीटिंग इफेक्ट और ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा आपने टाइम के साथ प्रोपोर्शनैलिटी देखी होगी और रेजिस्टेंस के साथ। ये तीनों फैक्टर्स जो है वो आपने 10th में पढ़ा था। करंट के साथ हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, टाइम के साथ हीटिंग इफेक्ट आएगा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट आएगा है। इसीलिए जितने रेजिस्टेंस वाले कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग ज्यादा रेजिस्टेंस इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उससे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट ले सकें, राइट। तो इसलिए आपने जितने भी आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा देखी होगी हीटिंग इफेक्ट के लिए। सच दैट आप इसको लिख क्या सकते हो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, और यहां से आप लिख सकते हो इसे I स्क्वायर RT फाइनल फार्मूला। ये किसमें बच्चों, ये है आपका फिलहाल के लिए जूल में बेसिकली, क्योंकि इसको हम लोग जूल्स लॉ भी कहते थे। आप इसे कैलोरी में चेंज कर सकते हो, सिंस 1 कैलोरी जो है वो जूल से बड़ी होती है और कितना 4.18 जूल की इक्विवेलेंट होगा। तो यहां से अगर मैं इसको किसमें चेंज करना चाहूं, इसे चेंज करना चाहते हैं आप कैलोरी में, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो H इज इक्वल टू आप इसे लिख दीजिएगा फाइनली I स्क्वायर RT अपॉन 4.18 कैलोरी। इस तरीके से आप इसे कैलोरी में भी चेंज कर सकते हो। याद रखें कि हीट है, हीट को बेसिकली हम लोग कैलोरी में एक्सप्रेस करना ज्यादा एप्रोप्रिएट समझते हैं। तो याद रखें कि आप इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको पता हो कि कैलोरी इज द बिगर यूनिट देन द जूल। ओके, तो ये कितना होता है ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा एक यूनिट के बारे में हम लोग आज और बात करेंगे। ये तो बात हो गई इसकी, और भी फॉर्मूले हैं ये आप बना लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला और बना सकते हो। मुझे बताइए I स्क्वायर RT को और किसी टर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। I आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता ही है I, ऐसा तो आपको पता ही है ये। तो यहाँ पर अगर मैं I को रिप्लेस करना चाहूँ तो I को कैसे रिप्लेस करते हैं, V बाई R से। तो यहाँ पे V बाई R का होल स्क्वायर, राइट, R इंटू T, और फाइनली हो जाएगा आपका R कैंसिल, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये एक फॉर्मूला और बना। ये किसमें है फिलहाल, जूल में। इसको भी आप कैलोरी में चेंज कर लीजिएगा, फिलहाल जूल में है। और फॉर्मूला क्या बना सकते हो, इसी से आप एक फॉर्मूला और रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई I। तो यहाँ पे आप लिखोगे I स्क्वायर, यहाँ पे V बाई I इंटू T, और I कैंसिल, तो यहाँ पे आपको मिलेगा V I T। ये तीनों फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट के हैं और ये भी जूल में है बच्चों, याद रखिएगा। चाहो तो आप इसको एनर्जी कंज्यूम के रिस्पेक्ट में, मतलब H को E से रिप्लेस भी कर सकते हो। तो चाहो तो H के जगह पे E एनर्जी कंज्यूम या फिर हीट प्रोड्यूस E लिख करके भी आप यूज कर सकते हो। नाउ एक टर्म और हम लोग पढ़ेंगे, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली आपको पता ही है कि पावर का मतलब क्या होता है। बेसिकली पावर का मतलब होता है वर्क डन एट पर यूनिट सेकंड। तो वर्क डन आपने 1 सेकंड में कितना करा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसे हम पावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पावर कहाँ देख रखा है, तो कोई भी बल्ब वगैरह देखते हो ना, तो उस बल्ब में रेटिंग्स लिखी रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 60 वॉट। तो 60 वॉट का मतलब हो गया कि अगर मैं 220 वोल्ट पे इसे ऑपरेट करूं, मतलब 220 वोल्ट के सप्लाई से इसे लगा दूं, तो ये 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। मतलब इसका जो वॉट है वो 60 वॉट है। अगर 100 वॉट होगा तो वो 60 जूल की जगह 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। तो यहां पर भी वही है, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट, याद रखिएगा। ये हो गया। इसके अलावा इसका फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लिख सकते हो, W/T लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो E/T। E क्या है, एनर्जी है ना, एनर्जी कंज्यूम करोगे। और आपको मैंने क्या बताया, हीट प्रोड्यूस ही आपके एनर्जी कंज्यूम है। यहां से अगर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बनाने को बोलूं तो क्या होगा, वैसे तो इसकी यूनिट में आप जूल पर सेकंड तो लिख सकते हो, लेकिन इसका जो SI यूनिट होता है उसे हम लोग बेसिकली
वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका एसआई यूनिट है, राइट, एसआई यूनिट याद रखेंगे, वॉट इसकी एसआई यूनिट हो गई। इसके अलावा इसके और भी फॉर्मूले बनेंगे, क्या क्या हो जाएंगे आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हो कि ये आपका कैलोरी में, ये आपका जूल में, हमें जूल अपॉन सेकंड से पावर निकालना है, तो जूल वाले फॉर्मूले को रखिए यहाँ पे, तो जहां जहां टी टर्म है कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू होगा आपका आई स्क्वायर RT अपॉन T, फाइनली T कैंसिल हुआ तो आपको मिला I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला मिला, एक फॉर्मूला डन। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ओके, याद रखेंगे, आपको इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह मिल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला रेडी है, इसके अलावा और फॉर्मूला बनाना है तो I को आप रिप्लेस कर सकते हो या यहीं से देख लीजिए, एक फॉर्मूले में T कैंसिल करिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा V स्क्वायर अपॉन R, एक फॉर्मूला और मिल गया, ओके डन। और इसके अलावा और करके आप एक फॉर्मूला और बना सकते हो, यहां से भी आप इसको रख के टी कैंसिल कर सकते हो, तो ये मिलेगा आपको P इज इक्वल टू VI। यही कारण है कि हम इसी फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट हमेशा याद करते हैं। और आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, आपने जितने भी ट्रेन के जो कोचेस देखे होंगे, ट्रेन के कोचेस में जो जगह जगह पे सॉकेट्स लगे होते हैं, वो सॉकेट्स अक्सर आपने देखे होंगे कि वो जल जाया करते हैं, मतलब कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आ जाता है। जबकि हमारे घरों में जो सॉकेट्स लगे होते हैं वो एक बार लगने के बाद उसकी लाइफ लॉन्ग काफी अच्छी होती है, मतलब कि 8-10 साल तक वो आराम से चलते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिक कोचेस में कैसे सॉकेट्स खराब हो जाते हैं, क्यों जल्दी खराब हो जाते हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर आपको पता चले तो जल्द मुझे बताइए, अगर ना पता चले तो ये भी बताइए, मैं अगले वीडियो में से क्लियर कर दूंगा, ओके। तो याद रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर डिफाइन कर सकते हो कि क्यों वहां पर जल्दी सॉकेट्स खराब हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, P का फॉर्मूला निकाले, डायमेंशन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जानते हो। यहां पर हमें एक छोटी सी चीज और समझनी है, डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूम है लेकिन हमारे सर्किट में डोमेस्टिक एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट होता है, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको पता है कि दुनिया में कभी भी कोई भी चीज फ्री नहीं है, कोई भी चीज आप यूज करते हो तो उसका आपको कॉस्ट देना होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो उसका भी कॉस्ट दोगे, और ये कॉस्ट कौन लेगा, ऑफ कोर्स वो कंपनीज लेंगी जो आपको ये प्रोवाइड करती हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो उस इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट तो देना पड़ेगा, और हर सेकंड के हिसाब से पेमेंट करेंगे, हर घंटे के हिसाब से पेमेंट करेंगे, हर मिनट के हिसाब से पेमेंट करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका पहले से स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, और उसी स्टैंडर्ड को पूरा वर्ल्ड इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, और हम भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। और एक्चुअली यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम लोग पेमेंट करते हैं, जिसे आपने सुना होगा किलोवाट आवर के टर्म से। जी हाँ बिल्कुल। तो आप याद रखें कि हमारे डोमेस्टिक यूनिट में जितने भी एनर्जी कंज्यूम का जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर या यूनिट कहते हैं। तो हमारे यहाँ किलोवाट आवर जो है वो स्टैंडर्ड है डोमेस्टिक यूनिट का। तो डोमेस्टिक यूनिट of energy is kilowatt hour और यूनिट, ओके। ये स्टैंडर्ड एक्चुअली ये किलोवाट आवर है कैसा, और इसका मतलब क्या होता है किलोवाट आवर का, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। सिंस आपको पता ही है कि E is equal to P into T लिखा जा सकता है। कैसे लिख दिया मैंने, P is equal to E by T होता तो P into T कर सकते हो आप। तो एनर्जी कंज्यूम P को किसमें होना चाहिए, ऑफ कोर्स किलोवाट। किलोवाट में कैसे होगा, तो आप इस वाट में होता है तो इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, और आवर का मतलब होता है कि टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, वो टाइम आपका आवर में होना चाहिए, आर में। ये आर हो गया, और यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ताकि ये किसमें हो जाए, किलो में। तो फाइनली जो आपका पूरा जो प्लेटफॉर्म है, ये पूरा प्लेटफॉर्म आपका एनर्जी है जो कि होगा किलोवाट आवर, ओके। और इसी को आप चाहो तो कह सकते हो यूनिट। अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलोवाट आवर, मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर। अब इसको थोड़ा समझेंगे कि इसका मतलब 1 घंटे में आपने 1 किलोवाट के अप्लायंसेस यूज किए तो आपने कितनी जूल एनर्जी कंज्यूम कर ली, उसी एनर्जी को हम 1 किलोवाट आवर कहेंगे। आइए चेक करते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली, आइए देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट का मतलब आप यहाँ पे समझेंगे कि 1000 वाट हो गया। वाट को आप क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकंड लिख सकते हो, राइट। इसको 1000 वाट को जूल पर सेकंड, और आर को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3600 सेकंड। सेकंड्स कैंसिल हो गए, तो फाइनली 3.6 into 10 to the power 6 जूल। दैट मींस 1 किलोवाट आवर मींस द एनर्जी कंज्यूम 3.6 into 10 to the power 6 जूल एट 1 आवर। 1 आवर में आपने अगर इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली, दिस मींस
इट इज 1 किलोवाट आर, और 1 किलोवाट आपका जो है वो डोमेस्टिक यूनिट है। तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। तो एनर्जी कंज्यूम इनटू द सर्किट 3.6 इनटू 10.6 जूल, दिस इज कॉल्ड 1 किलोवाट आर। अब ये बात याद रखिएगा, और ये आपकी लार्जेस्ट यूनिट भी है। तो अब से एनर्जी की यूनिट आपसे जब भी पूछी जाए, लार्जेस्ट यूनिट पूछी जाए, तो आप यही बोलेंगे। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एएमयू। याद रखिए, लार्जेस्ट यूनिट 3.6 into 10.6 और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी वो 1 एएमयू होगी। तो यहीं पर हम अपनी बात को आज विराम देंगे, क्योंकि आज हमने खत्म कर दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से। अब कुछ नहीं बचा इसमें। अब आपका काम होगा कि आप मिक्स करके सर्किट को सॉल्व करें। और याद रखें कि कंडेंसर अगर मैं किसी सर्किट में लगा दूं, कंडेंसर लगाने के बाद वो सर्किट ब्लॉक हो जाती है। क्यों ब्लॉक हो जाती है? क्योंकि कंडेंसर एक बार चार्ज हो जाता है तो आगे करंट को ब्लॉक कर देता है। तो आपसे अगर ऐसे मिक्स क्वेश्चन करने हो कंडेंसर बेस्ड, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा सकूं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिए इस लेक्चर के साथ। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ जो कि इसी चैप्टर से होने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।